नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिनेंदु उपाध्याय और आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं दिल्ली से हरप्रीत सिंह ढींगरा जी और नमस्कार। राजस्थान से स्वामी आत्मविश्वास जी। स्वामी जी और ढींगरा जी, आप लोगों का नमस्कार। 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 अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जिस तरीके से लाइव थे, हम लोगों ने अभी अपने दर्शकों से वायदा किया था कि हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी तीन व्यक्तित्व की लेकर के चर्चा करेंगे कि जो वर्तमान राजनीति चल रही है उसमें इन तीनों की क्या भूमिका है और ये राजनीति अब किधर जाएगी और देश आखिर जा किस तरफ है। मतलब हम लोगों की चिंता जो है अपनी चर्चाओं में लगातार ये रहती है कि देश जा किस तरफ है, मतलब देश सुरक्षित हाथों में है या देश गड्ढे में जा रहा है। हम लोग लगातार जो है वो ये चिंतित रहते हैं एक देशभक्त होने के नाते, और ये हमारी चिंता जो है वो जायज है। हमारे दर्शक हमारी चिंता को मुझे लगता है कि अच्छे से समझ सकते हैं कि देश की हमको चिंता है, इसीलिए हम लगातार जो है वो तमाम देश दुनिया के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमने आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद हमारे पुरखों ने एक बहुत लंबा संघर्ष करके पाई थी, वो आज़ादी किस तरीके से अक्षुण्ण बनी रहे, वो आज़ादी किस तरीके से कायम रहे, जो डेमोक्रेसी कायम हुई इस मुल्क में, वो डेमोक्रेसी सुरक्षित रहे, डेमोक्रेसी तानाशाही में ना बदले। ये सारी चिंताएं हम लोगों की रहती हैं, जो कि एक आम भारतीय नागरिक की चिंताएं हो सकती हैं। इन्हीं सारी चिंताओं के आज आगे बढ़ते हुए हम लोग ये चर्चा करना चाहते हैं कि किस तरीके से आज की राजनीति में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है दोनों भाई बहन, वो सारे परंपरागत जो नेतृत्व था उसको पीछे धकेलते हुए बहुत तेजी के साथ एकदम से आगे फ्रंट पर आए। और मुझे लगता है कि ये भारतीय राजनीति में बहुत लंबे समय के बाद इस तरह की कोई घटना घटित हो रही है कि जो पूरा का पूरा जो मतलब प्राचीन नेतृत्व कहा जाए, पुराना नेतृत्व कहा जाए, लंबे समय से काबिल नेतृत्व कहा जाए, वो एक तरीके से अगर अप्रासंगिक नहीं भी हो गया है तो खामोश जरूर हो गया है। और जो राजनीति विपक्ष को करनी चाहिए थी जिस तरीके से, और जो खासतौर से जो विपक्ष की राजनीति के लिए जो लोग माने जाते थे कि सोशलिस्ट जो है वो बहुत आगे बढ़ के संघर्ष करते हैं, कम्युनिस्ट बहुत आगे बढ़ के संघर्ष करते हैं, तो वो लोग जो है वो संघर्ष की धारा में इस समय दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और संघर्ष की जो राजनीति हो रही है वो संघर्ष की राजनीति का केंद्र बिंदु इस समय जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन बने, और इसके बीच में तमाम इफ एंड बट तमाम सवाल जो है वो दोनों भाई बहनों के ऊपर भी उठ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि आप जब राजनीति में सार्वजनिक जीवन में हैं तो आप सवालों से परे नहीं हो सकते। सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों के जवाब भी होने चाहिए, और उन सवालों के तो हम लोग भी आज जो है वो कोशिश करेंगे कि उन सवालों में क्या सवाल उठ रहे हैं और क्या जो है उनके जवाब हो सकते हैं। जो एक तरीके से कहा जाए कि एक चिंतित भारतीय नागरिक जो है वो क्या सोच सकता है, वो हम लोगों के विचार हैं। इसको हम जो है ना तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देख रहे हैं, ना एक पत्रकार के तौर पर देख रहे हैं, ना हम कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर देख रहे हैं। एक आम भारतीय नागरिक जो सोचता है, आम भारतीय नागरिक देश की राजनीति को किस तरीके से देख रहा है और भारतीय राजनीति किस तरफ जा रही है, उसको आम भारतीय नागरिक जो है वो क्या महसूस करता है, उस दृष्टि से हम जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसी पे हम जो है वो चर्चा अभी जारी रखेंगे। लगभग 15-20 मिनट की हमारी चर्चा होगी। अब दर्शकों से हम फिर अनुरोध करेंगे कि अगर आप हमको फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस कार्यक्रम को आप शेयर कीजिए, और हमारे पेज को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इसको शेयर भी कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं आज की जो हमारी खास चर्चा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नरेंद्र मोदी और वर्तमान राजनीति, इसका एक विश्लेषण भी हम कोशिश करेंगे। ढींगरा जी, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहा कि भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु इस समय जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक तरीके से बन रहे हैं। वो चाहे सीए विरोधी मसला रहा हो, चाहे वो किसानों का मसला हो, चाहे वो हाथरस वाला मसला हो, कोई भी मतलब इस समय जो मसले उठ रहे हैं खासतौर से जितने भी उठ रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन में
सड़कों पर उतरने का मामला हो, सबसे पहले राहुल गांधी की सड़क पर उतरे और मजदूरों से पहले चलते मजदूरों से, तो सड़क पर तो और कोई नेता नहीं उतरा इस तरीके से। मतलब जब राहुल गांधी उतरे उसके बाद जो है फिर वो दिखाने के लिए था, वो एक दिन जो थी वो अखिलेश यादव की पत्नी जो है डिम्पल यादव को तो गाड़ी में अपने बच्चों के साथ जो थी बांटे, तो लेकिन वो मतलब रस्म अदायगी जो है वो एक तरीके से समझी जा सकती है कि, और राजनीति का दबाव भी समझा जा सकता है कि वो क्या दबाव है। इसी तरीके से जो सीए विरोधी आंदोलन हुआ उसमें भी समूचा विपक्ष जो है मतलब एक तरीके से कहा जाए तो वो तरीके से नजारा सा दिखाई पड़ा। और मतलब खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश के मामले में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उस पर आगे आना चाहिए था, समाजवादी पार्टी एकदम से पीछे रही है। अब क्या समाजवादी पार्टी की मजबूतियां हैं ये हम नहीं समझ सकते, समाजवादी पार्टी ही उसको अच्छे तरीके से समझ सकती है। लेकिन हम तो चूंकि बात कर रहे हैं इस समय राष्ट्रीय स्तर पर जो तीन शख्सियत है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी, इनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अब मैं आपने एक जवाब क्वेश्चन और कर दिया है बीच में, सीए वाला। सीए वाले के लिए मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही थी जो इसके विरोध में आई। उसने अपनी कांग्रेस सरकारों को जो प्रदेश की सरकारें थी वहां पर इसका विरोध किया और कानून भी पास किया वहां पर कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे अपने एरिया में। ये कांग्रेस पार्टी थी जो उसके बाद इवन देन आपने ये देखा होगा बीएसपी, आज वैसे चर्चा राहुल गांधी और प्रियंका पर है, पर क्योंकि ये मसला आया तो मैं इसलिए कहूंगा बीएसपी की सुप्रीमो ने भी उस समय सीए के हक में खड़े होने से मना कर दिया था। बोला कि हम विरोध में तो हैं पर हमारे लोग प्रदर्शन में नहीं जाएंगे। नहीं, प्रदर्शन में जाएंगे, पास कराया बाकायदा राज्यसभा में, पास। हाँ, कि प्रदर्शन में ना जाए, मतलब हम विरोध में हैं पर प्रदर्शन में भी ना जाए। पास आप करवा रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं कि हम विरोध में हैं। मतलब ये दोहरी राजनीति जो है, कम से कम कांग्रेस जो है वो एक मुद्दे पे तो चल ही रही है ना। अगर मना किए तो मना के ऊपर अड़ी, और दिखावे के लिए भी नहीं कर रहे हैं वो लोग। और कांग्रेस ने ये भी नहीं देखा कि इसका प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा, कि हम इसके साथ खड़े हैं या नहीं, विरोध में खड़े हों या साथ खड़े हों। जबकि सरकार ने बड़ी कोशिश करी इस मुद्दे को अपने पक्ष में ले जाने की, पर उनको ये भारी पड़ा। आपने शाहीन बाग देखा, जगह जगह शाहीन बाग हुए। एक जगह दिल्ली का शाहीन बाग तो हुआ ही, वो एक केंद्र था, पर जगह जगह लखनऊ में भी बना, देश में पूरा, विदेशों में भी, विदेशों में भी मैं शाहीन बाग, मतलब वो मोमेंट एक चरम सीमा पे गई। अगर ये कोविड का 19 का नहीं होता तो मैं नहीं समझता था कि इस समय वो मोमेंट और उग्र होती। उग्र का मतलब ये है कि वो और जोर से होती। उग्र का मतलब दूसरा नहीं कह सकते, कि लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते उसमें। ये तो सरकार की जो थोड़ी फजीयत बच गई है कोविड 19 के कारण, बहुत सारी फजीयतें बची हैं, इकोनॉमी की फजीयत बची है और इन चीजों के ऊपर फजीयत बची है। बात रही राहुल गांधी की, राहुल गांधी एक दिल से सच्चे इंसान है जो मैं समझता हूं। पहले मैं उनको इतना परिपक्व नहीं समझता था, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, पर वो दिल के अच्छे थे कि वो जाके वो फाड़ दिया, कानून फाड़ दिया किसी के कहने पे। उसको उसके अगेंस्ट भी हमने लिखा था उस समय कि नहीं होना चाहिए था। बहरहाल वो उनकी सोच थी, अब उनकी सोच को चेंज नहीं किया जा सकता कि वो उनकी जो सोच है कि राजनीति सब क्लीन होना चाहिए, राजनीति में सब लोग सही होने चाहिए। और राहुल गांधी जब भी निकले हैं सड़कों पे, लोगों के लिए निकले हैं, अपने लिए नहीं निकले। आप मजदूरों के मुद्दे पे भी देख लीजिए, जब कोविड 19 चल रहा था, सब बंद था, मजदूर पैदल जा रहे थे, कोई मीडिया ने पहले दिखाया नहीं था उसको मीडिया दिखाने भी नहीं लगा था। ये तो सोशल मीडिया पे जब फोटोज आती थी, लोग वीडियो डालते थे, तो मीडिया को शर्मो बेशर्मी वहां जाके खड़ा होना पड़ा। फिर भी वो नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे थे, देखिए यहाँ ये हो जाएगा, जबकि सरकार ने रोकने को कहा है, वो क्यों नहीं रुक रहे हैं। मतलब नैरेटिव चेंज करके रिपोर्टिंग करी मजबूरी में, मतलब उल्टी नैरेटिव से रिपोर्टिंग करी।
राहुल गांधी गए, लोगों से मिला, चाहे वो दो लोग, एक परिवार के, एक, मैं कहता हूं एक मजदूर से भी मिला हो इंसान, मिला तो सही, गले तो लगाया। आप लोग एसी में बैठे हो गर्मी में, ठीक है, वो पैदल आया, वो आया, मिला और उन लोगों को पहुंचवाया भी जिन लोगों को उन्होंने वायदा किया था। ये एक अच्छे इंसान की पहचान की जा सकती है। अब बहरहाल आप पॉलिटिक्स में किसको नैरेटिव क्या लेते हैं, ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, उसको कैसे वो लेके जाते हैं। जब जो राहुल गांधी की जो अपनी पहचान है, वो एक अच्छे इंसान की पहचान है। वो उन्होंने हमेशा सुख दुख में, लोगों के सुख दुख में खड़े होने की सीखा है। वो ये नहीं है कि वो सिर्फ एक गुची के कपड़े पहन के या डिजाइनर शर्ट पहन के वो बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, हर 1 घंटे बाद अपनी ड्रेस चेंज कर रहे हैं। एक खिलाड़ी भी हैं, आपको ये पता होना चाहिए, खिलाड़ी भी हैं, अच्छा योगा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ये नहीं है कि वो मीडिया में रोज फोटो नहीं छपती है उनकी, ना ही वो छपवाते हैं। साइकिलिंग करते हैं, कभी कभी मीडिया में ये तो नहीं कहा कि चलिए कैमरा साहब पीछे चलिए दिखाइए। और आज जैसे मीडिया उनको बोल रहा था कि जी आप ट्रैक्टर के ऊपर बैठे, सोफे के ऊपर बैठे, आप क्या राजनीति। अरे भाई, आप बैठ के दिखा दो 2 घंटे ट्रैक्टर की साइड की सीट पे, वो तो नेता है, वो तो कभी बैठे नहीं सीटों में। अगर उनकी पार्टी ने एक ट्रैक्टर रैली बकायदा ऑर्गेनाइज करी है, ट्रैक्टर रैली का ये मतलब नहीं है कि वो टूटा फूटा ट्रैक्टर के ऊपर चलेंगे। वो आजकल ट्रैक्टर महंगे से महंगा ट्रैक्टर आ रहा है, आपने इनको पता ही नहीं है भक्त लोगों को, अरे पता ही नहीं है ट्रैक्टर की कीमतें जो है वो कीमत कितनी है उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और कितना महंगा ट्रैक्टर आता है। पता ही नहीं। जो ट्रैक्टर आपके खेत जोत रहा है, इतनी हैवी मशीनरी चला रहा है, वो उसकी कार, आपकी कार की कीमत कुछ नहीं है उसके सामने, कुछ नहीं। तो ये जो कहना, वो बात सही है। आज राहुल गांधी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भैया मेरे सोफे पे बैठने पे आपको दिक्कत हो गई, वो जिसमें बेड लगे हुए हैं, 8,000 करोड़ का जो हवाई जहाज लिए हैं, वो किसके लिए लिए हैं, और वो भी पैंडेमिक के दौरान। कम से कम आप पेमेंट जो हुई होगी वो 3-4 महीने में ही हुई होगी ना जी, 4 महीने में होगी। और दूसरी बात ये कि आप कोविड-19 से लड़ने के लिए तो जो 15,000 करोड़ का जो है वो आप पैकेज अनाउंस करते हैं, और आपके विमान के लिए जो 8,000 करोड़ रुपया चला जाएगा। हाँ, मतलब ये पैसा टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स अभी तक पैसा है। और पूरे देश को लड़ने के लिए जो कोविड-19 से सिर्फ 15,000 करोड़ का आप जो पैकेज की घोषणा करते हैं, और वो भी जो है राष्ट्रीय चैनल्स पे सामने आकर के, यानी देश का समय भी आप बर्बाद करते हैं। वो जो आपने समय बर्बाद किया उसकी भरपाई अलग से होगी। आपने 15,000 करोड़ रुपया जो है सिर्फ घोषणा किया कोविड-19 से लड़ाई लड़ने के लिए, और उसका भी आज तक पता नहीं कि वो कहाँ खर्च हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। कितने महंगे सामान खरीदा गया उस पैसे से, 10 गुना रेट के ऊपर। सारी बातें छोड़ दी, हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि पूरा देश को कोविड-19 से लड़ाई लड़ने के लिए 15,000 करोड़ रुपया आप देते हैं, और प्रधानमंत्री के हवाई जहाज से उड़ने के लिए 8,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। तो ये कौन सा देश है, किस तरफ जा रहा है देश? हमारी चिंता ये है। और एक और मैं अभी आपको रोकना चाहूंगा, और रही प्रियंका गांधी जी की बात, अभी हाथरस वाले मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जिस हिसाब से दोनों नेता ने बढ़ के लाठियां भी खाई हैं पुलिस वालों की, मतलब एक पुलिस वाले ने तो प्रियंका जी के कपड़े भी पकड़े हैं, जो कि गलत है। हाँ बिल्कुल, वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो वायरल हो रहा है, और जिसको लाठी पड़ रही है, प्रियंका जी उसको बचाने जाती हैं वहां। ये भी एक नेता होने का ये गुण ही कह सकता हूं मैं। और बहरहाल जिस हिसाब से हाथरस में पहुंचने के बाद जो गले लगाया है उसकी माता को, मैं कहता हूं कोई नेता, आज का एक नेता मेरे को, नेता जो लेडीज नेता है जो यहाँ पर हैं हिंदुस्तान में, वो कोई किसी को गले लगाने के लिए नहीं होगा वो आज के टाइम में, खासतौर पे पैंडेमिक के टाइम में। मैं ये चैलेंज करता हूं, जिस हिसाब से गले लगाया, अपना दर्द बांटा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो जो फोटो जब आती है तो लगता है हाँ यार वो दिल से मिल रहे हैं। अब आप इसको मजाक कहिए या जो मर्जी करते रहिए, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं करते रहिए,
भाई आप भी कर लीजिए ना पॉलिटिक्स। आपके नहीं, नेताएं जो आपके मिनिस्टर हैं वो भी जाके मिल लें, गले लगा लें गले उनको। कहाँ कहाँ गया कोई मिनिस्टर? कहीं कोई मिनिस्टर नहीं गया, मतलब पूरा जो पूरा जो है वो लगाए ना जाके गले। हम देखिए इस समय परिवार को कांग्रेस बीजेपी किसी से कोई मतलब नहीं है। जो उनके गले को जो उनका दुख बंटवारा करेगा वही कोई भी जाए, कोई भी जाए ना जी। ये तो है नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ने जाना है या किसी और ने जाना है। कोई पार्टी जाए, कोई नेता जाए, गले तो लगाओ, मिलो तो सही, उनका दुख दर्द तो बांटो। नहीं, और उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस भाई आज की स्थिति जो है, मतलब विधानसभा के अंदर उसमें नंबर 4 की पार्टी है। नंबर 2 की पार्टी समाजवादी पार्टी जो है, उसका नेता घर से ही नहीं निकला है। बहुजन समाज पार्टी जो दलितों की जो है सबसे बड़ी हितैषी होने का दावा करती है, वो सिर्फ मायावती जो 4 ट्वीट करके रह गई है ना। अरे वो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो पॉलिटिक्स जो है, वो पॉलिटिक्स हमें भी समझ आ रही है इस समय कि वो, और जो सिर्फ एक गरियाना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मैं तो यही कहूंगा आज के टाइम में अगर कोई नेता है हिंदुस्तान में इस समय मोदी को टक्कर देने वाला तो ये दोनों भाई बहन ही हैं। वो इसलिए हैं कि उनकी जो राजनीति वो जो चल रही है, ठीक है क्वेश्चन हर एक के ऊपर उठते हैं, वो हर एक के ऊपर है, पर इस समय अगर वो राजनीति भी कर रहे हैं तो वो अच्छे अच्छे दिल से कर रहे हैं। राजनीति करना भी कोई गुनाह नहीं है, हर एक कोई करता है। मोदी जी नहीं करते हैं क्या? कह रहे नहीं, सब करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप राजनीति में, तो आप राजनीति करेंगे ना, मतलब अब तो संत भी राजनीति करते हैं। हाँ, संत भी करते हैं। अगर उन्होंने करी है तो अगर अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो मेरा सपोर्ट उनको है। हाँ, नहीं, उनको राजनीति करनी ही चाहिए। हाँ, राजनीति में तो राजनीति करनी ही चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और जीवन का हर पहलू जब चूंकि जब राजनीति से तय होता है, जब ये तय होता है कि हम पानी पिएंगे तो कैसा पिएंगे, ये भी जब राजनीति तय करती है। हम सांस लेंगे तो कैसी सांस लेंगे, कैसी हवा लेंगे, ये भी जब राजनीति तय करती है। कि हम प्रदूषित वायु लेंगे कि हम स्वच्छ वायु लेंगे, जब ये भी राजनीति तय करती है, जब सारे 400 पोस्टिंग राजनीति तय करती है, तो फिर राजनीतिक व्यक्ति राजनीति क्यों नहीं करेगा? हाँ, एक मिनट के लिए और रोकूंगा अभी बीच में। आप कोविड-19 के दौरान जब देखिए मजदूर पैदल जा रहे थे, मजदूर पैदल गए हैं, बिहार के लोग पैदल गए, यूपी के लोग पैदल गए, सबसे ज्यादा बिहार के लोगों को लाठियां भी पड़ी, स्टेशनों के ऊपर भी लाठियां मारी गई हैं बिहार के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य थे, चाहे गुजरात रहा हो, सब में लाठियां पड़ी हैं उनको, सब जो सिर्फ लाठियां नहीं पड़ी, मतलब दूसरे राज्यों से भी जो आ रहे थे, जो अपनी बसें करके आ रहे थे, उन बसों को वहां खाली करा दिया गया और लाठियां मारी गई पूरी तरीके से। मतलब ये भाजपा के शासन में ही हुआ है, भाजपा के शासन में ही हुआ है। कहीं किसी कांग्रेस वाले के शासन में राजस्थान में तो नहीं लाठी पड़ती सुनाई दी आपने, या पंजाब में तो नहीं लाठियां मारी गई किसी को, ठीक है ना जी। छत्तीसगढ़ में लाठी नहीं पड़ी, जो भी एंटर हुआ उनको खाना दिया, चप्पल दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। जो मजदूर वापस आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, उनको खाना भी दी है, चप्पलें भी दी है, ये भी काम किया है सरकार ने। तो क्यों ना जो सरकार लोगों के लिए काम करती है, हम उसके लिए क्यों नहीं बोले? जब पॉलिटिक्स हो रही है तो हो रही है। बिहार के लोगों के लिए अगर किसी ने सोचा तो उस समय वो प्रियंका गांधी थी ना, जो बसेस लेके पहुंच गई कि जी मेरी बसेस को चलाओ। बिल्कुल सी बात है, 1000 बसों की व्यवस्था करी और उसमें इतना विवाद हुआ, मुकदमे कायम किए सरकार ने, मतलब जाने नहीं दिया और लोगों को अंदर करा, जो वर्कर थे वर्कर को अंदर करा, कांग्रेस वर्कर को अंदर किया। मतलब प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के वहां अगर उनको गिरफ्तार किया गया, 1 महीना वो जेल में रह करके आए, 1 महीने से ज्यादा। तो ये सारी चीजें हुई। स्वामी जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत बढ़िया आपने विषय उठाया है। देखिए राहुल गांधी के बारे में मैं बता देता हूं। राहुल गांधी को समझा ही नहीं गया, और राहुल गांधी आज के नेता नहीं है, और राहुल गांधी ऊपर से टपके हुए नेता नहीं है। मैं आपको साबित करता हूं, और आपको मालूम है, आप तो पत्रकार हो, राहुल गांधी ने कई वर्षों तक NSUI, यूथ कांग्रेस, ये सब संभाला है, और इनका बहुत बढ़िया इनका मैनेजमेंट देख करके इनको मजबूत किया है। ग्राउंड लेवल पर राहुल गांधी ने काम किया है। उस समय ज्यादा पता नहीं था लोगों को कौन कहां काम कर रहा है। राहुल गांधी फिर घूम घूम के हिंदुस्तान में इन संगठनों को उन्होंने मजबूत बनाया, और प्रियंका गांधी ने भी उनका साथ दिया है। तो ये तो पहले से ही काम कर रहे हैं, और अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से नेता बने, कोई टपके हुए नहीं है। एक बात। दूसरी बात,
जैसे हरप्रीत सिंह जी ने बात कही कि ये सच्चे इंसान है, दिल के अच्छे इंसान है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब रही बात ये कि अब कोई कह सकता है ठीक है जी, राहुल गांधी कामयाब क्यों नहीं हुए, जहां जहां चुनाव हुए वहां ये ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? कोई भी नेता जब काम करता है और सच्चे मन से करता है, वो सबको, पुराने लोगों को भी साथ लेके चलता है, सब चीजें हैं। लेकिन पुराने लोग एकदम से साथ हो जाएं, सारे तन मन धन से सब साथ हो जाएं, ये कोई जरूरी भी नहीं है। किसी पार्टियों को साथ लेके चले, वो जरूरी नहीं है वो पार्टियां अपने सही नेकी के साथ साथ हों, क्योंकि कई छोटी पार्टियां हैं, उनका अपना स्वार्थ होता है, दरअसल उनके अस्तित्व का सवाल होता है, इसलिए वो साथ होते नहीं है। राहुल गांधी ने सबको साथ लेके काम किया और किसी भी अत्याचार के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध राहुल गांधी ने आवाज उठाई है और आज भी उठा रहे हैं। और अब क्या हुआ, अब जैसे आपने कहा शुरू में ही कि अभी वो दोनों मुखर होके उठे हैं, तो इसका सीधा सा कारण यह है कि इन दोनों ने, भाई बहनों ने ये देख लिया कि इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, दूसरी पार्टियां अपने अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, वो और कई पुराने नेता भी जो हैं वो अपने अपने हिसाब से हैं, तो क्या है, अपने को ही आगे आना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, कांग्रेस पार्टी देश का सोचती है, अंग्रेजों के टाइम भी उन्होंने देश का सोचा, आजादी के बाद से आज तक इस देश को जितना मजबूत बनाया कांग्रेस ने, किसी ने नहीं बनाया, और कांग्रेस की देन है कि हम आज इतना बोल पा रहे हैं। और ये तो चाइना आंख उठा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, मीडिया भड़का रहा है लोगों को। तो ये ऐसा नहीं होता, यदि कांग्रेस की सरकार होती तो निश्चित बात है। लेकिन क्या है, अब जैसे अच्छा कभी कभी कोई संयोग से कोई चीज हो जाए वो अलग मैटर है, लेकिन मजबूती से पाकिस्तान को नाको चने चढ़वा दिए कि नहीं चढ़वा दिए, एक अलग से बांग्लादेश बना दिया कि नहीं बना दिया। और पहले भी लड़ाई हुई थी, ये नहीं है कि उस टाइम में हुई थी, 65 में भी हुई थी, ये सब होता है। और कारगिल युद्ध जब लड़ा गया था तो कांग्रेस की सेना, कांग्रेस द्वारा सेना मजबूत की गई थी, कांग्रेस सरकारों द्वारा, उसी से तो लड़ा गया था और बोफोर्स से लड़ा गया था। तो यदि सैन्य हिसाब किताब हमारा मजबूत नहीं होता तो पहाड़ों में बैठे उनसे लड़ाई नहीं हो पाती ना, तो कारगिल इसलिए लड़ा गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, अब इन दोनों भाई बहनों ने यह देख लिया है कि जो भी हो, अब आर पार की लड़ाई है, इस देश को डूबने से हमको ही बचाना है, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। पुरानी पार्टी और बड़ी पार्टी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, इसलिए जोर से निकले और सच्चे मन से निकले हैं। और ये अनुभवी नेता है दोनों, और प्रियंका जी की तो एनर्जी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, इसलिए अब मैं थोड़ा सा अमलेंदु जी एक कविता सुनाना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त कविता है। स्वागत। मैंने जो लिखी थी, कविता का शीर्षक है ना तुम मन की बात करो, मोदी जी के बारे में है। ना तुम मन की बात करो, तो कविता क्या है, ना तुम मन की बात करो और ना बदतर हालात करो, ना तुम मन की बात करो और ना बदतर हालात करो, करना ही है तो साहिब तुम लख 15 सौगात करो, करना ही है तो साहिब तुम लख 15 सौगात करो, कुछ तुम हाथों हाथ करो, कुछ तुम हाथों हाथ करो और महंगाई को मात करो, कृषक जन की सुध लेकर तुम, कृषक जन की सुध लेकर तुम सब्जी रोटी भात करो, तुम दुश्मन पर संघात करो, तुम दुश्मन पर संघात करो और शिर 10 की औकात करो, तुम कूटनीति की 2 मिसाल, तुम कूटनीति की 2 मिसाल, नहीं नाटकबाजी साथ करो, ना पल पल मुक्का लात करो, ना पल पल मुक्का लात करो और ना तुम मन की बात करो, कर सकते ना कुछ तो साहिब, कर सकते ना कुछ तो साहिब, तुम इस्तीफे की बात करो, ना तुम मन की बात करो और ना बदतर हालात करो। जी वाह 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 पंडित जी, आपके लिए वाक्य में आपने बहुत अच्छा लिखा है पंडित जी। तो क्या है, इसलिए मैं आपको जैसे ढिंगरा जी ने बताया था वही बात है, मैं फिर बता देता हूं, इस देश को कोई आगे ले जाएगा तो कांग्रेस का नेतृत्व ले जाएगा, और दूसरी पार्टियां साथ आना चाहें तो स्वागत है, और जब जब भी आई है स्वागत हुआ है पार्टियों का, आज भी स्वागत है। देश को बचाने के लिए सबकी आवश्यकता है, सब एक होकर के
अन्याय के साथ लड़ना है, हमें देश को बचाना है, अन्याय नहीं हो देना, बस विरोध करना है। सरकार किसी के रहे हमें कोई आपत्ति नहीं है, जब जब अत्याचार होगा उसका विरोध करना ही चाहिए, और वही जागरूक विपक्ष होता है। जी अमरेंदु जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जागरूक विपक्ष जो है वो वही होता है, और मुझे लगता है कि धींगरा जी इस बात से सहमत होंगे कि जागरूक बिल्कुल वही होता है। अगर विपक्ष जागरूक, अगर कांग्रेस जागरूकता नहीं दिखाती तो आज सड़कों पे नहीं होती। जी हाँ जी। बाकी पार्टियां तो सोई हुई हैं, सिर्फ एक ही पार्टी जागी है, वो कांग्रेस पार्टी ही है। वो काफी टाइम से वो सड़कों पर है। कारण एक और भी है कि मीडिया इसको दिखाता नहीं है। मीडिया नहीं ये भी है, मीडिया दिखाना ही नहीं चाहता है। मीडिया रॉन्ग नैरेटिव में दिखाता है, रॉन्ग क्वेश्चन करेगा। वो राहुल को ये क्वेश्चन करने का मतलब ही नहीं था कि जी आपके ऊपर मजाक किया जा रहा है, आप सोफे पे बैठे। अरे यार, वो सोफा राहुल गांधी ने खुद लगाया है क्या? वो पार्टी वर्कर्स ने लगाया है। आपके तो जो नेता, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो किसी के घर, मरे हुए के घर जाते हैं तो वहां एसी और वो सोफा रखा जाता है वहां। सर बात सीधी सी है सर, सोफा ही नहीं रखा जाता है, मतलब वहां साबुन भी पहुंचाया जाता है कि बच्चे कि आप अच्छे से नहा धो लीजिए। मुझे ये बताइए सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, जनता को या सरकारों को सोफे से मतलब है या किसानों के पक्ष में खड़े होने से मतलब? जी हाँ, बिल्कुल। तो मूल उद्देश्य है वहां से भटक कर आप इधर उधर के कपड़े क्यों देख रहे हो, किसी के शक्ल क्यों देख रहे हो आप मूल उद्देश्य देखो ना, उसका, उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है ये देखो ना। ये तो ऐसा है जी, काला टीका नहीं लगा रखा था, हाथ में घड़ी नहीं पहन रखी थी, मतलब एक कुछ भी कह सकते हैं ना। क्या मतलब है, ये कोई बात है? अगला गया है, अगला किसानों के समर्थन में निकला है, ये देखो उद्देश्य। सबसे बड़ी बात है, वो समर्थन में खड़े हैं। बस संबित पात्रा ने ट्वीट किया कि सोफा कम ट्रैक्टर, अब बताओ उसको एलर्जी हो गई। ये चीजें उस बेचारे की तो बात ही मत कीजिए, वो बेचारा। तो अब मूल आदमी, कोई आदमी किस चीज के लिए निकला है वो चीज देखिए, वो उद्देश्य देखिए। आप इन चीजों को, ये तो भटकाने वाली बात है, तो इनके पास कुछ नहीं है। संबित पात्रा टाइप के जो लोग हैं वो भाजपा क्यों इस्तेमाल करती है? इसलिए नहीं करती कि उसे कोई बहस करवानी है या मुद्दों पर चर्चा करानी है। उसे जो है गंभीर से गंभीर मुद्दों को जो है वो मजाक में बदल देना है, तो इसलिए वो इस टाइप के जमूरे जो है वो भेजती है। और मीडिया उसी को दिखा रहा है, मीडिया उसी चीज को, ट्वीट को दिखाएगा। ये नहीं दिखाएगा कि राहुल गांधी ने क्या भाषण दिया और कैसे खड़े होकर वहां पर किसानों का साथ दिया। वो नहीं दिखाते। मीडिया तो खुद जमूरा हुआ जा रहा है, वही जमूरा ही बनता है ना मीडिया तो खुद। ये बताइए आजकल जो पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर, उनमें पहले जो लिस्ट आती थी, 1 नंबर कौन सा देश है, 2 नंबर कोरोना में कौन सा देश है, 3 नंबर कौन सा देश है, वो गायब कर दिया। अब सीधा लिखते हैं दुनिया में इतना है और भारत में इतना है। अब दुनिया में इतना है, भारत में इतना है, बीच में और कौन है, कोई है या नहीं है? बीच में कोई है कि नहीं? ये क्यों नहीं बताया था कि पूरी दुनिया में जितने केसेस हैं उसके 10वां हिस्सा जो है भारत में है। हाँ, मतलब जो फिगर्स जो हम लोगों को मालूम पड़ रहा है मीडिया से, उन फिगर्स को ही अगर एक साधारण व्यक्ति भी देख ले तो वो बता देगा कि जो है जितनी मृत्यु हुई हो उसकी जो है 10% जो अकेले भारत में हुई है। ये तो जो मीडिया इनको निर्देश मिलता है, इनको क्या, कैसे आपको छापना है, कैसे दिखाना है, ये निर्देश मिलता है। मीडिया को भी विज्ञापन चाहिए और चाहिए, लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत वो कोई करता है अलग बात है, लेकिन कई चैनल तो इस तरह से होते हैं, बस उनका राम ही मालिक है। और दूसरी बात ये है कि इस देश में अभी जो स्थिति है, हम एक संधि पर खड़े हैं, हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से या तो कूदा जा सकता है, नदी में डूबा जा सकता है, और या उभरा जा सकता है। हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, देश ऐसे मोड़ पर आ चुका है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए अच्छे लोगों को आगे आना होगा। पहले मीडिया में जो चर्चा होती थी, परिचर्चा होती थी, उसमें विचारक बैठा करते थे और एकदम स्वस्थ चर्चा हुआ करती थी। अब प्रचारक बैठते हैं, अरे जमूरे बैठते हैं, सर्कस होती है अब, ये बात। तो अब क्लाउन्स बैठते हैं। हाँ, ये बात है। इसलिए क्या है कि
उनको तो जाने दीजिए, लेकिन चलो इस देश को बचाने के लिए जो भी आगे आए वो अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूं और भी लोग जुड़ते जाए, कारवां बनता जाएगा। कारवां बना हुआ ही अवलेंदु जी। देखिए मैं एक बात कहता हूं, मैं कोई ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कांग्रेस पार्टी का वर्कर जमीन में अभी भी ग्रास रूट लेवल पर है, वो कहीं गया नहीं है, केवल वो तितर बितर सा हुआ है थोड़ा बहुत। उसको संगठित करने का, एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत है। कांग्रेस का विचारक और वर्कर वहीं पर है, इस देश में ही है, मौजूद है। जब ये एक जगह इकट्ठा खड़ा हो जाएगा फिर देखना एक कारवां बन जाएगा और जन सैलाब हो जाएगा, उमड़ पड़ेगा। ये बात है। और अब इन्होंने जो बीड़ा उठाया है तो ये बड़ा जो है जोश खरोश से बीड़ा उठाया और उठाना बहुत जरूरी है, और इसलिए होना भी चाहिए, अन्याय का विरोध होना चाहिए। बस बढ़िया बात है, सीधी सी बात। बिल्कुल निश्चित तौर पे अन्याय का विरोध होना चाहिए। और हम भी जो है वो चाहेंगे कि जो विपक्ष के तमाम नेतागण हैं वो चाहे यूपीए में हो, चाहे यूपीए से बाहर हो, चाहे इंडिपेंडेंट अलग अपना जड़ निकालें और जड़ निकाल के अपनी विपक्ष की सही भूमिका जो है वो उसका निर्वाह करें। क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक अच्छा विपक्ष, एक निर्भीक विपक्ष जो है वो भी उसकी एक आवश्यकता होती है। और जैसा कि आज राहुल गांधी ने कहा भी है कि मतलब अपनी विपक्ष की कमी की वजह से जो है वो सरकार मनमाने फैसले मतलब नहीं ले पा रही है, ऐसा मतलब कहा है कि कांग्रेस नहीं है। तो बात यही है कि मतलब जितने भी विपक्षी दल हैं उनको अपना जड़ जो है वो छोड़ के जो है वो बाहर। अरे कितनों को जेल भेजोगे भाई? अरे किस लिए भेजेंगे, किस लिए भेजेंगे? हम कहते हैं आप भेज भी देंगे, आप सबको भेज दीजिए। किस लिए भेजेंगे? कि आपका विरोध कर रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं इसलिए हम कहते हैं आप सबको जेल भेज दीजिए, पूरे हिंदुस्तान को जेल में डाल दीजिए। फिर हाँ, फिर तो सारा हिंदुस्तान ही जेल में जाएगा। 69% लोग आपके विरोध में है तो 69% को आप जेल में डाल दीजिए। क्रांतिकारी जेल में गए थे, क्या हुआ उनका? देश को आजाद करने से रोक लिया गया? और मुझे ये बताइए इस सरकार पर क्या भरोसा करे बताओ? कहते हैं जब सुना 2014 से पहले हम दाऊद इब्राहिम को लाएंगे, फिर वो विजय माल्या को अब आने वाला है बस, फिर वो नीरव मोदी आने वाला है बस, ये हो गया, प्रत्येक संधि ये हो गई है, वो हो गई है। इतने जुमले जब चुनाव आते हैं तो कोई न कोई एक शिबू का छोड़ देते हैं, बस आने वाला है, माहौल बना देते हैं। और फिर अच्छा वाड्रा साहब को जेल में पहुंचा दिया गया इन्होंने, मतलब कितना परेशान किया इन्होंने। मतलब इनकी नाटकबाजी देखिए, जब चुनाव आता है तो कोई न कोई ऐसा काम जरूर करते हैं जिससे एक ऐसा माहौल बने। या तो सेना को प्रयोग में ये इस सरकार से पहले कोई कभी नहीं लाया, सेना का उपयोग चुनावों के लिए सेना हमेशा राजनीति से परे रही और बिल्कुल रहनी भी चाहिए। और ये फर्जी राष्ट्रवादी नहीं। और जिस तरीके से सेना के लोग भी जो है आगे बढ़ के मतलब बयानबाजी करते हैं वो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सेना के वो उनसे कलवाया जाता है लेंदु जी, वो उनसे कलवाया जाता है जान के। इस सरकार को मालूम है कि नहीं, वो एज पर लॉ नहीं कर सकते, पर वो इनसे कलवाया जाता है जान के, कलवाया जाता है। और इनके पास जो राष्ट्रवाद है, देखिए सच्चा राष्ट्रवाद बुरा है ही नहीं, इनके पास तो केवल फर्जी राष्ट्रवाद है, फर्जी राष्ट्रवाद, जुमलों का राष्ट्रवाद है मात्र। और जो देशभक्ति की बातें करते हैं ना ये भक्त और सब जितने भी हैं, वो सब केवल दिखावा है। वो चाहे पर्सनली बेईमानी करते होंगे लेकिन देश की बात करेंगे सार्वजनिक स्थान पर आकर के। एक बात। दूसरी बात, ऐसा फर्जी राष्ट्रवाद का धतूरा चटाया है लोगों को, जो खा के धतूरा चाट के सब फर्जी राष्ट्रवादी हो गए हैं। और वो फर्जी सच्चे हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये अब भक्त तो समझ नहीं रहे, पता नहीं कब समझेंगे, अंधभक्त हो गए। अरे वो उस पार्टी के बारे में बोलते हैं जिस पार्टी ने एक देश को 2 देश में बदल दिया, उस पार्टी को बोलते हैं कि आप नहीं, ये उस पार्टी को बोलते हैं, उससे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जिस पार्टी ने पाकिस्तान को 2 देशों में बदल दिया, बांग्लादेश बना दिया है। ये उस पार्टी के लिए बोलते हैं, उस पार्टी के राष्ट्रवाद की बात करते हैं जिसने सिक्किम को मिला दिया है, जिसने सिक्किम को मिलाया, जिसने गोवा को मिलाया।
ये उस पार्टी के राष्ट्रवाद के ऊपर उंगली उठाते हैं। ये देखिए कितनी और जो भक्त लोग हैं, अरुणाचल को मिलाया सर, सारे हाँ, अरुणाचल प्रदेश में लाया। मतलब ये सिक्किम, अरुणाचल, और ये लोग, ये वो लोग हैं जो जिनको कुछ पता ही नहीं है। अरे नेहरू ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। सरदार पटेल कौन थे जिन्होंने रियासतों को मिलाया? कांग्रेस वो के तो किसके थे? नेहरू मंत्रिमंडल में गृह मंत्री थे, तो कोई और कहीं से कहीं आ जाएंगे क्या दूसरे? कांग्रेस ने तो किया सारा। कांग्रेस के ही तो मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर और गृह मंत्री, सारे ही तो इन दोनों ने मिलकर ही तो देश को आगे ठीक किया। तो इसलिए उस पर सवाल उठा रहे, और ये महात्मा गांधी पर सवाल उठा रहे, जिनको मोदी जी पुष्पांजलि अर्पित कर करके अपनी इमेज बचा रहे हैं। अरे उस महात्मा गांधी पर उसके लिए तो मैं एक ही बात बोलूंगा, ये कितना भी जहर अपने मन में रखें, ये गांधी की समाधि पे माथा टेकने जाएंगे और इनको टेकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। सर एक गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से फेंका गया था, धक्का दिया गया था, बिल्कुल, और एक गांधी को यहां हाथरस में धक्का दिया गया है। वो धक्का और ये धक्का दुनिया बदल देगी, मैं बता रहा हूं आपको। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस चर्चा को मुझे लगता है कि यही विराम दिया जाए, और अपने दर्शकों से हम फिर अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज पर अगर आपने लाइक नहीं किया है तो हमारे पेज को लाइक भी कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और हमको बताते रहिएगा, कमेंट भी करिएगा कि आप किन मुद्दों पर चाहते हैं कि हम चर्चा करें। हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में जो हम लोग आपसे बातचीत करने के लिए तो हम आपके बताए हुए मुद्दे पर भी चर्चा करें, और हम अपने दर्शकों को भी इस चर्चा में शामिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट कहा जाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार।